अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज सेकेंड ईयर की मैथ 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसके पहले देख लीजिए, क्योंकि पूरा चैप्टर 5 जो आपके पास है, अगर आपने एक भी सवाल समझ लिया तो तकरीबन आपका पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाता है। आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखते हैं, सेकेंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 5.1। सबसे पहला पार्ट है आपके पास 2x - 3y स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 6, 2x + 3y स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 12, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए थे कि सबसे पहला पार्ट आपने क्या करना होता है कि इस इनइक्वालिटीज को कन्वर्ट करना होता है आपने इक्वेशंस के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास बनता है मेक एसोसिएशन इक्वेशन। तो आप देखें अगर इन तीनों इनइक्वालिटीज को मैं इक्वेशन में तब्दील करूं तो 2x - 3y इज इक्वल टू 6, 2x + 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 0। लाइन नंबर 1 का नाम दे दें, इसे लाइन नंबर 2 का नाम दे दें, इसे लाइन नंबर 3 का नाम दे दें। तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने क्या करना था कि इन इनइक्वालिटीज को इक्वेशन के अंदर तब्दील करना था। दूसरा स्टेप आपके पास ये होता है कि आपने इनकी इंटरसेप्टेड इक्वेशंस बनानी होती है, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट करने होते हैं। वो किस तरह से करनी है कि आपने बारी वाली तीनों लाइंस का x एंड y वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, x एंड y की। तो देखिए लाइन नंबर 1 के लिए पहले निकालते हैं, ये हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं पिछली वीडियो में। अब देखिए आप x एंड y की वैल्यूज निकालते हैं लाइन नंबर 1 के लिए। अगर आप इस लाइन नंबर 1 के अंदर x की वैल्यू को पहले 0 रखते हैं तो ये सारा 0 हो जाएगा, 3 उधर जाके डिवाइड होगा, माइनस के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 2। दूसरे स्टेप में आपने y को 0 रखना होता है। अगर y को 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, तो आपके पास जवाब आएगा x का 3। तो ये आपके पास लाइन नंबर 1 का इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट हो गया। अब आपने लाइन नंबर 2 के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं, तो वो मैं इधर करता हूँ। सेकंड पॉइंट आपके पास आता है कि आपने इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट करने होते हैं। आपने पहला स्टेप यानी इनको इक्वेशंस में तब्दील कर दिया। सेकंड स्टेप यानी कि आपने तीनों लाइनों के क्या करने हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स। तो देखें इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट करना भी आपने सीखा था पिछली वीडियो में। एक्स एंड वाई की वैल्यूज आपने क्या करनी होती है, फाइंड आउट। सबसे पहले मैं लाइन नंबर 1 के लिए क्या करता हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट्स यानी एक्स एंड वाई फाइंड आउट करता हूँ। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, एक्स को 0 पुट करना होता है, यानी इस लाइन नंबर 1 के अंदर अगर मैं एक्स को 0 पुट कर दूं तो आप देखें ये मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा -2। -2 मेरे पास y की वैल्यू आ गई। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है कि पहले x को 0 रखना होता है, उसके बाद y को 0 रखना होता है। अगर आप y को 0 रखें तो आपके पास देखें ये सारा 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई अगर जाके डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो लाइन नंबर 1 के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपके पास आ गए। x की वैल्यू 0 थी तो y क्या आया -2, y 0 रखा तो x आया 3। अब लाइन नंबर 2 के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं। तो देखें अब लाइन नंबर 2 देखें, आपने पहले x एंड y कैलकुलेट करने हैं। x की वैल्यू को अगर मैं 0 रखता हूं तो मेरे पास y क्या आएगा, 3 उधर जाके डिवाइड होता है तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 4। सेकंड स्टेप में आपने y 0 रखना होता है, आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, अगर y 0 रखूं x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो ये लाइन नंबर 2 के लिए भी आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स यानी x एंड y निकल आए। तीसरा स्टेप आपके पास होता है आपने ग्राफ ड्रॉ करना होता है। तो देखें चौथा पॉइंट आपके पास ये लाइन नंबर 3 जो थी उसमें आपको y 0 दिया हुआ है, x की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। अब तीसरे स्टेप के ऊपर आए कि आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करना है, आप सबसे पहले लाइन नंबर 1 को देखें, x की वैल्यू 0 है, y क्या आया आपके पास -2। तो देखिए आपके पास y जो होता है -2, ये है आपके पास y -2। इसी तरह x आपके पास क्या है, +3 है, तो x +3 कहाँ पर होता है, यहाँ पर। तो ये लाइन नंबर 1 इन्हें आपस में क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। तो बच्चों ये आपके पास एक लाइन आई जो कि लाइन नंबर 1 के लिए थी। अब देखें लाइन नंबर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स, x 0 है, y की वैल्यू +4 है, तो y +4 बच्चे होते हैं आपके पास यहाँ पर। तो यहाँ एक डॉट लगाएं। x आपके पास क्या है, जब आपके पास y 0 रखा आपने तो x आया आपके पास +6, तो x +6 आपके पास इस लाइन पे मौजूद होता है। अब इन दोनों लाइंस को भी मैं आपस में क्या कर देता हूँ, ज्वाइन करवा देता हूँ।
तो ये बेटा आपके पास लाइन नंबर 2 आ गई। अब लाइन नंबर 3 आपके पास क्या है कि y इज इक्वल टू 0, यानी उसने आपको y की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। तो आपके पास y 0 कहाँ पर होगा बेटा, ये ओरिजिन के ऊपर आपके पास x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, लेकिन यहाँ पर जब आपको x की वैल्यू नहीं दी हुई, y की वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी ये लाइन होगी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी x के ऊपर, इस पूरी लाइन के ऊपर y क्या होगा आपके पास 0 होगा ना, यानी ये y की लाइन होती है ये x की, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर यानी x के ऊपर y क्या होगा, हर पॉइंट के ऊपर 0 होगा। तो y 0 कहाँ पर होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। अगर x 0 दिया हो तो x कहाँ पे 0 होगा, वर्टिकल लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब ये जो अब y की वैल्यू आपके पास क्या है, 0 है। तो ये आपके पास ये जो लाइन होगी सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे मैं क्या कह दूंगा, लाइन नंबर 3, कि यहाँ पर आपका y क्या होगा, 0 होगा। अब आप देखें आपके पास तीसरे स्टेप के बाद जो चौथा स्टेप होता है वो होता है आपके पास पॉइंट टेस्ट। तो अब हमने क्या करना है, पॉइंट टेस्ट करना है। अब ये आपके पास चौथा पॉइंट होता है पॉइंट टेस्ट। तो पॉइंट टेस्ट करते हैं बच्चों। देखें पॉइंट टेस्ट आपने किस तरह से करना होता है, आप सवाल को दोबारा से लिखें। आपके पास क्या है, पहली लाइन 2x माइनस 3y स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 6। तो ये आपके पास एक लाइन थी। आपने पॉइंट टेस्ट किस तरह से करना होता है बच्चों, x एंड y की जगह आपने 0 पुट कर देना होता है। अगर मैं x की जगह पर 0 पुट करूँ और y की जगह पर 0 पुट करूँ तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ये सारा 0 हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 0 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 6। अब आपने देखना है कि ये आपके पास जो आंसर आया ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको पता है 0 क्या होता है, 6 से छोटा होता है, तो इसका मतलब ये आपके पास आंसर क्या है, ट्रू है। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास आंसर ट्रू आए पॉइंट टेस्ट का किसी लाइन का, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, देखें ग्राफ के ऊपर, ये आपके पास लाइन नंबर 1 है। अब इस लाइन नंबर 1 का आंसर आपके पास क्या है, ट्रू है। अगर ये आंसर ट्रू मौजूद हो तो ये आपके पास क्या होता है, ओरिजिन। आपने जो लाइन ड्रॉ करनी होती है वो करनी होती है ओरिजिन की तरफ, यानी इस लाइन से आपने लाइन ड्रॉ करनी है, यानी एरिया शेड करना है ओरिजिन की तरफ। और अगर आंसर फॉल्स में आए तो आपने लाइन से ओरिजिन की दूसरी तरफ लाइंस क्या करनी होती हैं, ड्रॉ करनी होती हैं। तो इसका मतलब ये आपके पास आंसर ट्रू है। तो इस लाइन में आपके पास लाइंस कहाँ ड्रॉ होंगी, ओरिजिन की तरफ। पहले आप बाकी का भी मुकम्मल कर लेते हैं, यानी बाकी स्टेप्स आपके बाद ये लाइन नंबर 2 जो थी 2x प्लस 3y स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 12, इसका भी पॉइंट टेस्ट अगर करते हैं, x एंड y की जगह 0 पुट करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 12। तो आपको पता है ये भी आंसर क्या आ रहा है, आपके पास ट्रू आ रहा है। तो लाइन नंबर 3 का भी पॉइंट टेस्ट कर लेते हैं, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो y की जगह 0 पुट करते हैं तो बेटा आंसर क्या आएगा, 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो 0 0 के इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी आपके पास ट्रू है। तीनों कंडीशंस आपके पास ट्रू है, इसका मतलब आपके पास लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3 तीनों ने ओरिजिन की तरफ मूव करना है। और आपने ग्राफ के अंदर सिर्फ उतना हिस्सा शेड करना होता है, इस पॉइंट को आपने अपने दिमागों में बिठा लेना है कि आपने सिर्फ उतना हिस्सा शेड करना होगा बेटा जितना तीनों लाइंस के अंदर क्या आ रहा हो, कॉमन आ रहा हो। अच्छा बच्चों, पॉइंट टेस्ट के बाद अब आपने क्या करना है, ग्राफ के अंदर जो लाइंस ड्रॉ करनी है किस तरह से होंगी। आप देखेंगे आपके पास लाइन नंबर 1 का आंसर था, ये लाइन नंबर 2 का आंसर और ये लाइन नंबर 3 का, तीनों कंडीशंस आपके पास ट्रू हैं। अगर आपके पास कंडीशन ट्रू हो बेटा तो इसका मतलब ये है कि आपने उस लाइन, ये आपके पास लाइन नंबर 1 है, इसका आंसर क्या है, ट्रू है। तो इसका मतलब ये लाइन नंबर 1 की जो लाइंस ड्रॉ करवानी है ना मैंने, वो ओरिजिन की तरफ करवाऊंगा। लाइन नंबर 2 आपके पास, उसका आंसर भी क्या है, ट्रू है। ये लाइन नंबर 2 मौजूद है। ओरिजिन आपके पास ये मौजूद होता है, अगर आंसर ट्रू आ जाए तो आपने ओरिजिन की तरफ क्या करवानी होती है, लाइंस ड्रॉ करवानी होती हैं। ये आपके पास लाइन नंबर 3 है, यानी यहाँ पर y क्या था, आपके पास 0 था। अब y कहाँ पर 0 होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वहां पर आपके पास y क्या होता है, 0 होता है। तो ये लाइन नंबर 3 आपके पास हॉरिजॉन्टल बन गई। इसका आंसर भी क्या है, ट्रू है। अगर जहां पर y 0 होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस में, आंसर अगर उसका ट्रू हो तो उसकी लाइंस आप ड्रॉ करवाएंगे ऊपर की तरफ, यानी ओरिजिन से ऊपर की तरफ। अगर आंसर फॉल्स हो तो ओरिजिन के नीचे की जानिब।
अब देखें ये लाइन नंबर 3 का आंसर आपके पास क्या है, ट्रू है। इसका मतलब ये लाइन नंबर 3 है, इसकी लाइंस आपने ड्रॉ करवानी है ऊपर की तरफ, ओरिजिन से ऊपर की जानिब। तो जब आपने ग्राफ बनाना होता है तो बेटा मैंने पहले भी आपको बताया था, सिर्फ आपने उतना हिस्सा शेड करना होगा जितना तीनों लाइनों में क्या आ रहा हो, कॉमन आ रहा हो। अब आप देखें लाइन नंबर 1 की लाइंस कहाँ जानी है, ऊपर की तरफ। लाइन नंबर 2 की लाइंस कहाँ की तरफ ड्रॉ होनी है, नीचे की जानिब। और लाइन नंबर 3 की लाइंस ऊपर की जानिब इस तरह ड्रॉ करवानी है। लेकिन इन तीनों में अगर आप देखें आपके पास कॉमन हिस्सा कौन सा आ रहा है, तो अगर आप देखें ये वाला हिस्सा आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो बेटा ये वाला हिस्सा आपके पास जो है इतना सारा, ये तीनों लाइंस के अंदर क्या आ रहा है, मौजूद है। जब ये तीनों लाइंस के अंदर आ रहा है, दोबारा देख लीजिए, लाइन नंबर 1 का आंसर ट्रू है, इसकी लाइंस ऊपर की तरफ यहां से स्टार्ट होकर ऊपर की तरफ जानी है। लाइन नंबर 2 का आंसर भी ट्रू है, इसने भी ओरिजिन की तरफ मूव करना है, नीचे की जानिब मूव करना है। लाइन नंबर 3 ने क्या करना है, ऊपर की जानिब मूव करना है। तो इन तीनों के अंदर कॉमन हिस्सा इतना आ रहा था, यानी यहां से लेकर यहां तक आपके पास क्या आ रहा था, कॉमन हिस्सा आ रहा था। तो उससे मैंने क्या कर दिया, शेड करवा दिया। अब आपके पास लास्ट स्टेप यानी 5 जो आपने स्टेप करना होता है पांचों, उसमें आप लिखते हैं कि सॉल्यूशन रीजन। और सॉल्यूशन रीजन आपका क्या होता है, यही जो कॉमन शेडेड एरिया है आपके पास, ये क्या होता है आपके पास, सॉल्यूशन रीजन कहलाता है। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे कि द शेडेड एरिया इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। शेडेड एरिया इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। तो ये 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 था आपके पास। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया था, अगर वो आपने नहीं देखी तो उससे पहले देख ली, उससे आपके कंसेप्ट मजीद क्लियर होंगे। क्योंकि इसमें एक ही सवाल आप अगर समझ लें तो सारे का सारा यूनिट उसी सवाल के ऊपर क्या करता है, बेस करता है। अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।